हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज शाम की सुपर टेट की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, शाम की क्लास में हम लोग डायरेक्टली आपके जो भी सुपर टेट के सब्जेक्ट हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक करके उन सभी को कवर कर रहे हैं। कल हम लोगों की पहली क्लास थी शाम को 5:30 बजे, जिसमें कि हम लोगों ने कवर किया था वर्णमाला, बिल्कुल बेसिक टॉपिक हिंदी के अंतर्गत, जो कि आपके 1 से 2 अंक दे सकता है। आज उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे भाग 2 पर। कल हमने आपको बताया था स्वरों का वर्गीकरण रह गया था और उसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट्स रह गए थे, उनको आज की क्लास में कवर किया जाएगा। इसके पहले अगर आपने कल की क्लास ना देखी हो तो उसका लिंक नीचे दिया गया, सबसे पहला लिंक आपको वही मिलेगा। पहले उसको देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे टॉपिक बाई टॉपिक आपके कवर किए जा रहे हैं और एक एक करके सभी सब्जेक्ट लिए जाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्वर के भेद की ओर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्वरों के भेद पर। तो स्वर के भेद में क्या हो जाएगा, आपका पहला पॉइंट दिया गया, ये 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। ये आपके सिर्फ 2 भेद होते हैं मेनली, जिसमें क्या आपके मूल स्वर में वे स्वर आते हैं जो कि मूलतः कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुए हैं, ये किसी अन्य स्वर के साथ मिलकर नहीं बने हैं, यानी कि ये सिंगल स्वतंत्र होते हैं, ये किसी अन्य स्वर के साथ मिलकर नहीं बनते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग? मूल स्वर के नाम से जानते हैं। सामने आपके लिखे गए आ इ ई उ ए और ओ, ये आपके आ जाते हैं मूल स्वर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपके आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ऐसे होते हैं जो 2 मूल स्वरों के साथ मिलकर बनते हैं, उनको हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। तो इसका आपका इसमें देखिए ए और ओ, ये दोनों स्वर आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। ए जो है छोटा आ और ए के साथ मिलकर बनता है, ओ जो है आ और ओ के साथ मिलकर बनता है। इन दोनों स्वर को क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त स्वर कहते हैं। ये मूलतः आपका जो बेसिक स्वर के भेद होते हैं वो बता दिए, लेकिन स्वर का वर्गीकरण आपको आगे मिलेगा। यहाँ से प्रारंभ होता है स्वरों का वर्गीकरण, बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके अलावा आगे आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके स्वरों के उच्चारण स्थान कल हमने नहीं बताए थे, वो भी आज आपको बताए जाएंगे। चूंकि एक साथ जब सब कवर करा देंगे तो आप लोग सोचेंगे कि इतनी जल्दी पढ़ा रहे हैं और आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जो कुछ भी जितना भी पढ़ाएं क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अगला आपका दिया गया जीव के प्रयोग के आधार पर, यानी कि जीव के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया, कितने इसके भेद होते हैं। तो दोस्तों जीव के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है, यानी कि जीव का आगे के भाग काम करता है। जैसे ई ए और ए, ये आपके जीव के अग्र स्वर के रूप में जाने जाते हैं। मध्य स्वर आप बोलेंगे देखें तो ये आपका जीव के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा, छोटा आ जो होता है। इसके बाद आता है आपका पश्च स्वर। पश्च माने पीछे होता है, तो यानी कि जब स्वर का उच्चारण हम करें तो जीव का पश्च भाग काम करे, वो आपका क्या कहलाता है? पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। आ उ ओ और ओ, ये आपके पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। सीधे सीधे समझते रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते रहेंगे। अगला आपका मुख विवर के खुलने के आधार पर, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से जरूर क्वेश्चन बनेगा आपका। बीटीसी में क्वेश्चन आ चुका है, यूपी टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, सुपर टेट में भी इस बार पूछा जा सकता है। मुख विवर यानी कि मुख खुलने के आधार पर। मुख विवर का मतलब होता है मुख द्वार, मुंह जो होता है, ये खुलने के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो कुल 4 प्रकार के होते हैं। एक एक करके देखते रहिए, इसीलिए हमने इसकी परिभाषा भी साथ में थोड़ी थोड़ी लिख दी है, बस आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका विव्रत। विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ, जिसमें मुख द्वार, जब हम उच्चारण करें स्वर का तो मुख द्वार पूरा खुल जाए, वो आता विव्रत स्वर के अंतर्गत आता है, विव्रत होता है। और ये आ जो आपका बड़ा आ होता है, जिसे आ पढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखिए पूरा मुंह खुल जाता है, तो ये आपका विव्रत स्वर के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा आपका अर्ध विव्रत, यानी कि आधा खुला हुआ। तो जब हम किसी स्वर का उच्चारण करें और उच्चारण करने पर मुख द्वार जो है आधा खुला रहे, तो वो क्या? अर्ध विव्रत कहलाता है। जैसे आ ए ओ, इसमें देखिए मुंह कैसा है? आधा खुला हुआ है। अब ठीक इसके जैसा ही होता है अर्ध संवृत। संवृत का मतलब होता है बंद, अर्ध मतलब आधा, आधा मुंह बंद रहे। ठीक एक जैसे ही हैं दोनों, लेकिन अलग अलग आपको याद रखने, ये मत भूलिएगा, दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग अलग दी गई हैं। तो अर्ध संवृत क्या हो जाएगा? मुख द्वार आधा बंद हुआ हो, वो आपका अर्ध संवृत के अंतर्गत आ जाता है।
इसमें आपके ए और ओ ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं अर्ध संवृत के अंतर्गत। अंत में आपके चौथे नंबर पर आता है संवृत। संवृत क्या होता है? ये क्लोज यानी कि बिल्कुल बंद हो, जिसमें मुख द्वार पूरा नहीं कह सकते हम लोग कि लगभग लगभग बंद रहता, कभी कभी खुला भी रह जाता। तो आप लोग ये मत सोचिएगा गलत पढ़ा रहे हैं। मतलब संवृत का होता है बंद, लेकिन मुख द्वार जो होता है लगभग लगभग बंद होता है। तो ई उ ये आपके किस्में मुख विवर के आधार पर संवृत के अंतर्गत आते हैं। दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन्हें यहाँ से 100% आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे कि आप सिर्फ हिंदी क्लास ही लेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें आपके 13 सब्जेक्ट 14 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। करंट अफेयर की क्लास डेली सुबह 6 बजे चलती है, उसका भी कल की क्लास का लिंक, आज की क्लास का लिंक नीचे दिया गया, जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपके बचे हुए सभी सब्जेक्ट एक एक करके हम कवर करेंगे। अपने द्वारा तैयार किए गए हैंड रिटन नोट्स, टाइप किए गए नोट्स के माध्यम से ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इन क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए और प्रत्येक चीज़ को अच्छे से क्लियर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो देखिए जल्दी से, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका आ जाता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये थोड़ा इजी लेवल का पड़ जाता है, इसलिए ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ह्रस्व स्वर आपने सुना होगा, ऐसे स्वर जिसमें कि कैसे होते हैं, कम समय लगता है, इनको हम एक मात्रा वाले स्वर कहते हैं, जिनमें या तो मात्रा नहीं होती है या एक मात्रा हल्की मात्रा होती है, और ये इन्हें बोलने में कम समय लगता है। उच्चारण में कम समय लगने वाले ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, इ, उ। देखिए कम समय लगा, ये 3 जो होते हैं ये आपके ह्रस्व स्वर। और एक चीज़ और दोस्तों, ऋर की जो मात्रा होती है इस प्रकार से लगती है नीचे, तो ऋर भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ऋर की मात्रा जो होती है वो आपके एक मात्रा के अंतर्गत आती है, यानी कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ऋर को जरूर ऐड कर लीजिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गई है, आप लोग याद रखिएगा, ऋर की मात्रा भी ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएगी। दूसरा आपका था दीर्घ स्वर, 2 मात्रा वाले, यानी कि जिनमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उच्चारण करने में, वे आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। ये आपके होते हैं सभी दीर्घ स्वर। इन्हें 2 मात्रा वाले स्वर भी हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्लुत स्वर। ये पूछ दिया जाता प्लुत स्वर होता क्या है? तो प्लुत स्वर दोस्तों ऐसी अकेला सिंगल ऐसा स्वर होता है जिसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, और पुकारने में, नाटक में मोस्टली आपने दोहे वगैरह, नाटक वगैरह में इसका प्रयोग देखने को मिलता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसे हम 3 मात्रा के बराबर समय लगता है, इसलिए 3 मात्रा वाला स्वर कहते हैं। और 3 मात्रा वाला स्वर, इसका जो चिन्ह होता है इस प्रकार से यस प्रकार का बनाया जाता है, इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। ये मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हो गए। मुख विवर हो गया आपका, जीव के प्रयोग के आधार पर हो गया। अगला आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। इसमें आपको सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना, निरुनासिक, अनुनासिक। निरुनासिक क्या होता है? जिसमें नाक का कोई प्रयोग नहीं, निरु माने नहीं, नाक, नाक का कोई प्रयोग ना हो, यानी कि सीधे सीधे जो भी हम वर्ण प्रयोग करते हैं और उसमें अंग और चंद्र बिंदु का प्रयोग ना हो रहा हो, सीधे सीधे कोई शब्द वाक्य कुछ भी बोल रहे हों, वो आपका निरुनासिक के अंतर्गत आता है। यानी कि हवा जो है उच्चारण करते समय, किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय जब हवा जो है सीधे सीधे मुख से निकले तो वो क्या कहलाएगा? आपका निरुनासिक कहलाएगा। दूसरा आपका होता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जिसमें हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? चंद्र बिंदु आता है, केवल अंग नहीं आता है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे अंग भी आएगा, तो अनुनासिक में चंद्र बिंदु होता है और अनुस्वार में आपका अंग आ जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक में यही अंतर है, अनुस्वार में अंग बिंदु आ जाता है, ये अंग की मात्रा आ जाती है, और इसके बाद अनुनासिक में आपकी चंद्र बिंदु आ जाता है। ये चंद्र बिंदु होता है, आपने लगा हुआ देखा होगा चांद में, आँख में, इन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता। तो ये सभी आपके अनुनासिक के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद आपका आता है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? ये आपके जो आहा में लगती हैं, अंत में विसर्गें। अनुस्वार और विसर्ग कल आपको पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर।
तो दोस्तों ओठों की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं मुख्य रूप से। एक होता अवृत्तमुखी और दूसरा वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी वो होती है जिन्हें उच्चारण करने में ओठ जो हो वृत्त यानी कि गोलाकार ना बने। बोलते समय जैसे ओ बोलते हैं तो ओठ कैसे होते हैं, गोल बन जाते हैं। अवृत्तमुखी में आया माने नहीं, वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार, जिसमें ओठ यानी कि मुंह गोलाकार ना बने, वो आपके अवृत्तमुखी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें आ इ ए ये आ जाते हैं। इसका वृत्तमुखी होता है जो इसमें कि मुंह गोलाकार बनकर आ जाए, ओठ गोलाकार बन जाए, उ ओ, ये चार आपके वृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पॉइंट की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट, 1 अंक आपका पक्का हो जाएगा। स्वरों का उच्चारण स्थान। तो स्वरों के उच्चारण स्थान में आपको याद रखना कंठ से कौन कौन से होते हैं, आ और आहा, ये आपके कंठ से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। अंग, आ और हा। इसके बाद तालु, कंठ तालु, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कल आपको बता दी थी। कल आपको व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी याद करा दिया था, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और करंट अफेयर की क्लास को पूरी प्लेलिस्ट सभी की बनी है, वहाँ पर जाकर उन सभी क्लासेस को जरूर देखते रहिए। इसके बाद तालु जो होता है, तालु से ई, ये जब बोलते हैं तो ये तालु से होते हैं इनका उच्चारण स्थान। अगला आता है आपका मूर्धा। मूर्धा जो होता है, रिर जो आपकी मात्रा आती है ये आपके मूर्धा से बोली जाती है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ उ, ये दोनों आपके ओष्ठ के उच्चारण स्थान के अंतर्गत आ जाते हैं। कंठ तालु सबसे इंपॉर्टेंट, नीचे वाले ही हैं तीनों, 3 नहीं 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कंठ तालु जो होता है ये ए और ए, ये दोनों कंठ तालु के अंतर्गत आ जाते हैं। कंठ ओष्ठ, इसमें ओ और औ, ये दोनों कंठ ओष्ठ के अंतर्गत आ जाते हैं, याद रखिएगा। नासिक तो आपको पता होगा, अंग की मात्रा, अंग जो होता है ये आपके नासिक के अंतर्गत आ जाता है अंग। और इसके बाद प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, अंतिम वर्ण जो होता है ये भी नासिक के होता है, याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आपको पढ़ाए थे, उनका प्रत्येक का 5वां वर्ग जो वर्ण जो होता है वो भी आपका नासिक के ध्वनि के अंतर्गत आ जाता है। चलिए अब थोड़े से व्यंजन से संबंधित 1-2 टॉपिक रह गए हैं, घोषत्व के आधार पर और दूसरा आपका प्राण के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। तो एक एक लाइन की परिभाषाएं हैं, जल्दी से देख लीजिएगा, फिर क्लास को एंड करते हैं। इसके पहले दोस्तों अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, वहां पर जरूर जुड़ जाइएगा। और इसकी पीडीएफ भी जल्द ही आपको वहीं पर प्रोवाइड करना प्रारंभ हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आज शाम तक या कल बना दिया जाएगा, तब आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले आपका आ जाता है अघोष। अघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, यानी कि बोलने में जो गले में स्वर, कंठ में जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनमें कंपन ना हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अघोष वर्ण कहते हैं। कैसे वर्ण होते हैं वे, अघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो स्पर्श व्यंजन में आपके 5 वर्ग बताए गए थे उनमें आपका पहला और दूसरा वर्ण जो होता है, 5 वर्गों में से आपका पहला और दूसरा वर्ण, का हो गया, खा हो गया, इस प्रकार से सभी में ये आपके अघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों, अघोष के अंतर्गत आ जाते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा आपके जितने भी 4 जो आपके ऊष्म व्यंजन बताए थे ये भी आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्म व्यंजन इसमें नहीं लिखा है तो ऊष्म व्यंजन भी आपके अघोष ध्वनियों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसका दूसरा आता है आपका सघोष। सघोष क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो आपकी सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। कैसी ध्वनियाँ होती हैं, सघोष। स माने सहित, घोष यानी कि ध्वनि के सहित, कंपन के सहित जो होता है वो सघोष कहलाता। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अंतिम तीनों वर्ण जो होते हैं वे सघोष के अंतर्गत आते हैं। 1 अंक आपका जरूर पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, जहाँ हिंदी आएगी वहाँ ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण जो होता है ये सघोष ध्वनि के अंतर्गत आ जाता है। और ये सघोष ध्वनियाँ जो होती हैं इसमें आपकी एक चीज और आ जाती है, वो आपके अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, या, रा, ला, वा, ये चारों जो होते हैं ये चारों आपके किस में आ जाते हैं, ये भी आपके सघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। सभी चीज़ें क्लियर करते रहिएगा, कल आपको इसका पूरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 30 से 40 क्वेश्चन आपको सिर्फ वर्णमाला पर आधारित कराए जाएंगे, तो जरूर देखिएगा। अगला टॉपिक हमारा है प्राणत्व के आधार पर। यहाँ प्राण का अर्थ क्या होता है, हवा यानी कि वायु।
जब हम किसी शब्द को व्यंजन को बोलते हैं तो उसके आधार पर अल्प प्राण महाप्राण दो प्रकार का होता है। ये अल्प प्राण क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अल्प प्राण कहते हैं। कम हवा निकलेगी उसे क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। और प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा, पांचों वर्गों में याद रखना है आपको, पहला तीसरा पांचवा ये कैसे होते हैं आपके, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। साथ ही साथ आपके या रा लावा अंतस्थ व्यंजन भी किस में आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी आपके किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में। याद कर लीजिएगा, बार बार बोल बोल कर आपको याद करा रहे हैं, अभी याद हो जाना चाहिए सब कुछ। इसके बाद आता है आपका महाप्राण, अंतिम पॉइंट है, अच्छे से देखिए। क्लास यहीं पर एंड हो जाएगी। तुरंत सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, और जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ऐसी अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी चाहते हैं, लाइव क्लासेस चाहते हैं। जो कुछ भी आपके मन में हो, सजेशंस हो, ज़रूर दीजिएगा ताकि आपके इसी तरह की डेली प्रॉपर क्लासेस लेकर आ सकें। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उन्हें हम लोग महाप्राण कहते हैं। इन्हें हकार वाले वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हकार वाले वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, प्रत्येक वर्ग में दूसरा हो गया आपका और चौथा हो गया, ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आ जाता है। याद रखिएगा, महाप्राण में इसके अलावा और क्या आ जाता है, तो ये आपके आ जाते हैं सभी ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से बताए थे, शा खा शा हा, ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं और ये भी आपके महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज का पूरा हिंदी वर्णमाला टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। कल आपको इसका पूरा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। जो कुछ भी पढ़ाया है एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, दोनों क्लासेस को देख लीजिएगा, और आगे की क्लासेस में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। वैसे हम सभी टॉपिक पढ़ाएंगे, पहले क्या पढ़ना चाहते हैं, क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।